आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके और केंद्र में मंत्री रह चुके आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी। आज हम उनसे अपने राजनीतिक जीवन और कुछ व्यक्तिगत अनुभव सुनना चाहेंगे, जिससे कि जो भारतीय राजनीति है उसकी आगे की दिशा और भारतीय राजनीति का अभी तक का मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो विकास है उसको समझने में हमें मदद मिलेगी। हम आदरणीय पटवा जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार पटवा जी। आप तो बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं और 1951 से लगातार आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है और मध्य प्रदेश के गठन और मध्य प्रदेश के विकास के आप एक साक्षी रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि मध्य प्रदेश के विकास में जो शुरुआत में जो लक्ष्य तय किए गए थे और वो लक्ष्य अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, और कितना अभी हमें आगे चलना है? लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। लक्ष्य तो हमेशा आगे बने रहते, आगे जाना ही जाना है। जी जी। पूर्णता नहीं आती। आप 1990 में जब मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के, तो उस समय बहुत सारे राजनेता ऐसे थे जो पहली बार चुनाव जीत कर आए थे। कई विधायक पहली बार चुनाव जीते थे, उसमें से कई आपके मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए और उन्हीं में से बहुत सारे लोग आज मध्य प्रदेश की राजनीति में शीर्ष स्थान पर हैं। तो उनको किस रूप में देखते हैं आप? उनसे आपने क्या उम्मीदें की थी? क्या वो उन उम्मीदों पर पूरे उतर रहे हैं? उम्मीदों पर पूरा उतरना एक बात है, जी उम्मीदें करना दूसरी बात है। जी जी उम्मीदें हमेशा अधिक होती है। जी। आपको क्या लगता है कि उनके व्यवहार में जो उस समय आपके प्रति जो उनका एक आदर, श्रद्धा और सम्मान था, जो व्यवहार था, अब आज क्या कुछ व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है या ठीक उसी तरह से वो? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। जी। दूसरी एक और बात कि जब भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का जब 1956 में गठन हुआ तो ये कहा गया कि बहुत सारे छोटे छोटे जो राज्य थे उनको मिलाकर एक बड़े मध्य प्रदेश के गठन की कल्पना की गई थी। लेकिन वही 1956 से 2000 तक आते आते फिर छोटे राज्यों की कल्पना की बात होने लगी और 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो आप क्या मानते हैं, बड़े राज्य ज़्यादा ठीक हैं या छोटे राज्यों का विकास की दृष्टि से ज़्यादा महत्व है? छोटे राज्यों का अपनी जगह एक महत्व है, जी बड़े राज्यों का भी कोई कम महत्व नहीं है। जी जी। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि विकास और तेज़ गति से हुआ है छत्तीसगढ़ का? हुआ। जी जी। और मध्य प्रदेश भी अपनी विकास की गति की तरफ तेज़ी से चल रहा है? मध्य प्रदेश के संसाधन छत्तीसगढ़ में चले गए, जी जी फिर भी मध्य प्रदेश विकास की गति में दौड़ लगा रहा है। जी जी जी। दूसरा एक और बात कही जाती है कि जब हम मध्य प्रदेश की विकास के संदर्भ में देखते हैं और राजनीति को देखते हैं तो मध्य प्रदेश को हमेशा प्रारंभिक दौर में कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, पर धीरे धीरे आप लोग उसमें शुरुआती दौर में शामिल थे, आप लोगों की मेहनत हुई कि आज मध्य प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां और ऐसी कौन सी कारण है जिनको आप जिम्मेदार मानते हैं कि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला मध्य प्रदेश आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार? कांग्रेस का गढ़ तो सारा देश माना जाता था। जी जी। हम विधायक बने उसमें गिनती के लोग चुने गए थे। जी 11 लोग चुने गए थे। जी हाँ। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक आए। जी कांग्रेस का क्षरण होता गया, जी उसके अपने कारण है अलग। जी हाँ जी हाँ। कांग्रेस ने पार्टी का स्वरूप खो दिया। जी। ऐसा कौन से कारण है कि जिससे लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों का मध्य प्रदेश में विस्तार होता चला गया? वो कौन कौन से कारण हैं जिनको आप जिम्मेदार मानते हैं? कार्यकर्ताओं का परिश्रम जी और नेताओं की मेहनत। जी। कोई योजना और कार्यक्रम भी आप मानते हैं कि जो कुछ योजना या कार्यक्रम ऐसे चलाए गए हों जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली हो या जनता का समर्थन प्राप्त हुआ हो? कार्यक्रम तो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए ही चलाए जाते हैं। जी जी।
जनता का समर्थन प्राप्त हुआ तभी हम आगे बढ़े। जी जी। जिस समय आपने बस्तर से पदयात्रा प्रारंभ की थी और आपने पूरे मध्य प्रदेश की पदयात्रा की और पूरी जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, वो पदयात्रा बहुत चर्चित हुई और बहुत सफल पदयात्रा मानी गई थी। उस पदयात्रा से जुड़ा हुआ कोई अनुभव अगर आप हम लोगों के साथ साझा करना चाहें या कोई ऐसी बहुत अनुभव है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज की इस युवा पीढ़ी को भी पता चलें कि किस तरह से शुरुआत के दिनों में रायपुर आने तक 22 दिन में रायपुर पहुंचा था मैं। जी मैं परेशान हो गया था, जी कहाँ फंस गए। जी 3 दिन रायपुर में विश्राम करने के बाद फिर तरोताजा होकर जब आगे बढ़े वो आनंद ही आनंद आया। जी। उस यात्रा में कुछ ऐसे लोग मिले हों जिससे आपको मध्य प्रदेश की एक अलग तस्वीर आपके सामने आई हो या मध्य प्रदेश की कोई नई जानकारी आपके सामने आई हो कोई? मध्य प्रदेश की सारी नई जानकारियाँ मुझे उसी यात्रा में मिली। लगभग 3,500 किलोमीटर। 3,500 किलोमीटर की वो यात्रा थी, क्योंकि मानते हैं कि जब गांधी जी ने देश में राजनीति शुरू की थी तो उन्होंने पूरे देश की यात्रा की थी और इसी संदर्भ में आपने भी मध्य प्रदेश की वो यात्रा करके मध्य प्रदेश को एक नए स्वरूप में देखा। और तो उस यात्रा ने आपको राजनीतिक में आगे कैसे मदद की? गांधी जी तो बहुत बड़े आदमी थे, जी जी उनसे तुलना नहीं की जा सकती। जी 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 मुझे भी अनुभव मिले। जी। एक सवाल और कभी कभी मेरे मन में आता है कि आप 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुछ इत्तेफाकन कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं कि कार्यकाल पूरा करने का पूरा अवसर आपको नहीं मिला। क्या आपके मन में कभी ऐसा महसूस होता है कि कार्यकाल पूरा करने का मौका अगर मुझे मिलता तो मैं कुछ और जो योजनाएं थी या जो मेरे मन में तो और आती काम थी? करते, जी उसके लिए कोई खेद पश्चाताप नहीं है। जी जी रोना तो नहीं रहता। नहीं, कुछ ऐसा लगता हो कि मुझे कम समय मिलता तो कुछ जो योजनाएं थी आपके मन में रही हों वो अधूरी रह गई, तो कुछ योजनाएं अगर आपके मन में ऐसा हो जिनको आप साझा करना चाहें कि वो योजनाएं मैं पूरा करना चाहता था जो शायद नहीं हो पाई, या कुछ काम ऐसे आपको लगते हो जो अधूरे रह गए थे उस समय? कई काम है। जी जी जी। कोई एक आध ऐसा महत्वपूर्ण जो आपका बिल्कुल एक स्वप्न रहा हो कि ये काम बहुत ज़रूरी था और मैं नहीं कर पाया, कोई ऐसा काम है? कोई स्वप्न नहीं। जी जी जो कर पाए वो बहुत अच्छे, नहीं कर पाए वो बहुत अच्छे। जी, क्योंकि आपके कार्यकाल का एक बहुत महत्वपूर्ण सरदार सरोवर बांध को माना जाता है कि एक बहुत विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था वो आपका, और उसको पूरा करने में आपको किस तरह की कठिनाइयाँ हैं, किस तरह की चुनौतियाँ थी? कोई अगर आपको ऐसा लगता हो कि जो चुनौतियाँ तो थी, विरोधी थे, मैंने उनकी परवाह नहीं की। जी मैं अपने गति से आगे बढ़ते गया और विरोधी पीछे हटते गए। जी, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण था 3 राज्यों के साथ तालमेल स्थापित करके उस परियोजना को आगे बढ़ाना, तो उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो निश्चित रूप से वो एक आज भी विकास के संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुकाम है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। एक और बात मैं करना चाहता था कि कभी कभी कुछ लोग कहते थे कि आप मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से विधायक रहे, आप मनासा से रहे, आप सीहोर से भी रहे, भोजपुर से भी आप विधायक रहे, मंदसौर से भी आप विधायक रहे, फिर जब सांसद की बात करते हैं तो आप होशंगाबाद और छिंदवाड़ा 2 जगहों का आपने प्रतिनिधित्व किया। तो इन अलग अलग स्थानों पर चुनाव लड़ने के कोई अलग अलग अनुभव आपको रहे या कोई विशेष कारण अलग अलग जगह से आपके चुनाव लड़ने मेरा के? कुछ कारण नहीं, पार्टी ने जो तय किया वो मैंने पालन किया। जी 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 पार्टी ने तय किया कि यहाँ से लड़ना, वहाँ से लड़ा, जी मेरा अपना निर्णय नहीं था। जी हाँ जी हाँ। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी का आपको बिल्कुल आपने बहुत समर्पण और त्याग के साथ पार्टी की बात को माना और पार्टी ने भी लगातार आपके ऊपर भरोसा। मेरे नेता ठाकरे जी रहे, जी जी उनके आदेश का हमेशा पालन किया मैंने। जी, आपने ठाकरे जी की बात की और निश्चित रूप से आपके बारे में पूरे प्रदेश के लोग ये कहते हैं कि ठाकरे जी आपको बहुत चाहते थे और आपको बहुत दिल से पसंद करते थे। वो
आपको कौन से कारण लगते हैं कि ठाकरे जी आपको बहुत चाहते थे और बहुत पसंद मेरा करते कोई थे? कारण नहीं, उनके चाहता आपकी था ऐसी मेरा कौन सी खासियत को वो मेरी कोई खासियत नहीं। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। पर आपके ऊपर बहुत भरोसा करते थे ठाकरे जी? ये बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर, जी। प्यार भी रहा। आपके ऊपर हमेशा उन्होंने विश्वास किया और हमेशा पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वो आपको ही देते थे और आपसे ही वो चाहते थे कि उनका क्रियान्वयन हो। उनकी कृपा रही। एक और बात कई बार उठती है कि मध्य प्रदेश के विकास को, क्योंकि जो आप लोगों के मुख्यमंत्रित्व काल का जो दौर था, आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति में उसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। पर बाद के कामों में विकास तो दिखाई देता है, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के काल को स्वर्णिम काल की तरह नहीं कहा जाता। ऐसा क्या अंतर आया, ऐसी क्या बदलाव हुआ राजनीति में कि स्वर्णिम काल के तौर पर आप लोगों के काल को ही जाना जाता है, बाद के दौर को उस तरह से अभी तक लोग स्वीकार नहीं कर पाए? आप भी कुछ महसूस करते होंगे, कभी आपको भी? मैंने अपने बारे में कभी जी जी परीक्षा नहीं की। जी जी। अच्छा, एक और कभी कभी बात होती है कि राजनीति में बहुत धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, राजनीति में गिरावट की भी बात होती है कि अब वो बात राजनीति में रही नहीं, जो नैतिकता और जो सिद्धांत, जो ईमानदारी, जो समर्पण पहले देखा जाता था। क्योंकि आपने तो 51 से लेके और आज 2015 में हम लोग बैठे हूँ, बहुत लंबा आपने राजनीतिक काल देखा है। इसमें क्या बदलाव आपको दिखते हैं, कैसे राजनीति बदलती गई? विस्तार जब होता है जी तब क्षरण भी होता है। सत्ता जब आती है राजनीति में बदलाव आते हैं। जी सत्ता में त्याग तपस्या और बलिदान एक गौण हो जाता है। मुझे क्या मिलेगा? जब सत्ता नहीं होती है, संघर्ष ही होता है। संघर्ष में देना ही देना होता है। सत्ता जब आती है तो मुझे क्या मिलेगा ये प्रमुख हो जाता है। जी अंतर होता है, जी। विस्तार का अंतर है। निश्चित रूप से विस्तार का अंतर है। और जब कहा जाता है कि जब सत्ता आती है तो सत्ता अपने साथ कुछ चारित्रिक बुराइयां हमेशा लेकर चलती है। तो सत्ता का जो चरित्र है वो एक अपने साथ होता है, और संगठन का और विचारधारा और सिद्धांत का जो चरित्र है वो अपनी जगह होता है। तो निश्चित रूप से ये बात आपकी सही है कि जो है कहीं ना कहीं इसमें सत्ता की वजह से कुछ, लेकिन आप देखते हैं कि क्या ये पर फिर भी आप देखेंगे बाकी पार्टियों से तुलना करें जी तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ लगेगी आपको। जी हाँ। बुराई न्यूनतम दिखेगी। आपके मन में कभी कोई विचार आता है कि कौन क्या किया जाए कि ये बुराइयां ना आ पाएँ, अगर इनका प्रवेश धीरे धीरे? निरंतर प्रयास बहुत ज़रूरी है। एक और बात उठती है कि आप लाल कृष्ण आडवाणी जी और आपने एक साथ जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था तो आपने लगभग एक साथ ही शुरुआत आपने की थी, और उस अनुभव की कोई बातें जो आपने जब आडवाणी जी और आपने शुरुआत किया, एक साथ स्वयंसेवक संघ में काम करना प्रारंभ किया, उस समय का कोई ऐसा अनुभव आडवाणी जी के साथ का आपका जुड़ा हुआ हो जिसको आपको लगे कि आडवाणी जी में साथ साथ एक महीना रहे थे। जी जी। प्रशिक्षण शिविर में गए थे। जी हाँ। अहमदाबाद जी जी। संघ का द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण शिविर था जी अहमदाबाद में। जी। वो सिंध से आए थे, जी। मैं मध्य भारत से गया था। जी। एक महीना साथ रहे। जी। उस समय का अनुभव है। जी। उसमें से कोई ऐसी बात आडवाणी जी के बारे में खास आपको लगती हो कि, क्योंकि आडवाणी जी बाद में देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे ले जाने का काम किया देश में, और लेकिन उस समय कुछ आपको ऐसा लगता था कि आज जो आडवाणी जी हैं जिनके साथ हम लोग यहाँ इस प्रशिक्षण में एक महीने साथ हैं, और उस समय कहीं कुछ ऐसा आपको दिखाई देता था कि आडवाणी जी के अंदर क्या भावनाएं पल रही हैं, क्या इरादे,
क्या संकल्प उन्होंने ऐसा? संघ के हर सदस्य के बारे में एक ही बात थी, राष्ट्र प्रेम, जी देशभक्ति, और कुछ नहीं था, जी। सब एक जैसे थे। अडवाणी जी के साथ आपका जो उस दौर का जो संपर्क था, आगे उस संपर्क से आपको ऐसा लगा कि कोई आपको उनका सहयोग और ज़्यादा मिला और ज़्यादा मदद उनकी आपको प्राप्त हुई हो, या और उस निकटता का कोई आपको कोई निकटता का लाभ लेने का प्रयास नहीं किया। जी 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 साधारण रूप से उनसे सहयोग मिला, मार्गदर्शन भी मिला, साथ भी मिला, जी तो सहज स्वाभाविक होता है वो। जी हाँ जी मैंने पदयात्रा शुरू की। जी पदयात्रा प्रारंभ करवाने के लिए अडवाणी जी जगदलपुर आए थे। जी शुरुआत उन्होंने करवाई थी। जी। थोड़ा एक और बात कई बार उठती है कि आजकल आप चूँकि मुख्यमंत्री रहे, आपने भी उस चुनौती का सामना किया होगा कि जब भी कोई सरकार सामने होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि सरकारों पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है और सरकार बहुत काम करना चाहती है, लेकिन कई बार ब्यूरोक्रेसी उनको काम नहीं करने देती है और वो मनमानी करने लगती है। ये सब व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। ब्यूरोक्रेसी मेरे ऊपर तो हावी नहीं हुई, जी हाँ जी, बल्कि मैं हावी रहा। तो कोई व्यक्ति किस तरह से काम करता है उस पर निर्भर करता है। जी। आपके बारे में तो खैर हमेशा ये कहा जाता है कि आप बहुत दृढ़ निश्चयी थे और अपने इरादों में पक्के थे, और आप एक बार जो तय कर लेते थे उसको पूरा करके ही मानते थे, ये आपके बारे में हमेशा कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं लगातार ये बात आपके कार्यकाल में भी उठी कि ब्यूरोक्रेसी शायद उतना हावी नहीं हो पाई, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि लगभग सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में ये बात कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी ही काम कर रही है और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसा क्यों हो जाता है? ब्यूरोक्रेसी थोड़ी योजना बना थी। जी योजना तो शिवराज सिंह बना था, जी पालन करते हैं, जी वो आदेश देते हैं। ब्यूरोक्रेसी योजना नहीं बनाती। जी हाँ, योजना तो निश्चित रूप से सरकार बनाती है और जो सरकार में नेतृत्व दे रहा है उसका स्वप्न होता है और वही योजनाओं को तैयार करता है और साकार करने की कोशिश करता है। पर वही होता है कि क्रियान्वयन के स्तर पर बार बार ये सवाल उठता है कि योजनाएं कई बार बहुत अच्छी बनती हैं, सरकारें बहुत अच्छा सोचती हैं, लेकिन वो क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी चूँकि ब्यूरोक्रेसी की है और वो ठीक ढंग से क्रियान्वयन उनका नहीं हो पाता। ठीक ढंग से नहीं करती, ये नहीं कहना चाहिए, ठीक ढंग से कर नहीं पाती, ये भी बात है। जी कभी कभी चाहते हुए भी नहीं होता। जी, चाहते हुए भी नहीं कर पाती है कई बार। ब्यूरोक्रेसी में एक व्यक्ति थोड़ा काम करता है। जी, एक और बात सभी लोग कहते हैं कि जो संसदीय जो प्रक्रिया है, उस संसदीय प्रक्रिया में पहले जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि जो सरकार है उसमें उसके सारे मंत्री काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ सारे मंत्री काम करते हुए दिखाई देते थे। पर अभी पूरे देश का, मैं केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में आजकल ये सवाल उठने लगा है कि पूरी जो सरकारें हैं वो मुख्यमंत्री केंद्रित होती जा रही हैं। सारे मंत्री शायद काम करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री काम करते हुए दिखाई देता है। तो ये जो व्यवस्था है या इस तरह की व्यवस्था क्या उचित है इसको या अनुचित है, क्या आप किस रूप में देखते हैं इसको? कुछ तो आपने बनाई है जी, जो दिखता है जी आपने बनाया हुआ। जी, आप भी तो करामात करते हैं। मीडिया के बारे में तो खैर ये बात कही जाती है, लेकिन फिर भी जनता में भी ये परसेप्शन कहीं ना कहीं जाता है। परसेप्शन कहाँ से जाता है? जनता भी कभी कभी ये महसूस करती है। अखबार पढ़ के नहीं, अखबार तो पढ़ती है, निश्चित रूप से मीडिया से ही उसका परसेप्शन बनता है, लेकिन वैसे भी कार्यप्रणाली को देखते हुए भी कई बार ऐसा लगता है कि निर्णय सारे कहीं एक ही जगह से हो रहे हैं और मुख्यमंत्री ही सारे निर्णय लेते हैं और कई बार मंत्रीगणों को ऐसा लगता है कि शायद वो निर्णय लेने में कहीं ना कहीं उन्हें कठिनाई है। ऐसा नहीं है जी, मैं ऐसा समझ नहीं हूँ। आप मानते हैं कि सभी जगह सरकारें मिलकर काम करती हैं? मिलकर के काम करना पड़ता है। जी, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता।
कितना ही सक्षम हो, जी सहयोग से काम होता जी। इसी तरह से आजकल विधानसभा की प्रक्रिया में भी कहा जाता है कि विधानसभा के जब सत्र चलते हैं तो केवल कुछ गिने चुने विधायक और नेतागण होते हैं जिनके पूरे विधानसभा सत्र में सवाल दिखाई देते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या विधायकों की है जो कहीं उनकी न तो आवाज़ सुनाई देती है, न वो दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर से जो आंचलिक क्षेत्रों के जो विधायक होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के, वो तो उनकी आवाज़ कहीं दबी हुई रहती है। तो ऐसा लगता है कि कुछ गिने चुने जो थोड़े मुखर हैं विधायक, वो हाईजैक कर लेते हैं विधानसभा का, ऐसा माना जाता है। हाईजैक नहीं होती, जी मुखर तो हमेशा मुखर रहते हैं, जी। समय को हाईजैक करना पड़ता है। मतलब ये मुखर लोगों की जिम्मेदारी है या उनकी काबिलियत कहें कि वो अपने कौशल से जितना ज़्यादा समय ले लेते हैं उतना ज़्यादा वो। सभी मुखर बन सकते हैं ना, जी हाँ। कौन रोकता है? जी जी रोकता कोई नहीं, अपनी योग्यता कुशलता पर निर्भर करता है जी। कौन कितना मुखर होता है। यानी आप मानते हैं कि उन विधायकों को भी मुखर होना चाहिए जो कहीं चुप रहते हैं या जो बहुत सक्रियता से हिस्सेदारी नहीं करते हैं, होना चाहिए। उनको भी आगे आना चाहिए। आजकल दुर्भाग्य हो गया है, विधानसभा में हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है, जी काम कम होता है, काम की तरफ ध्यान भी नहीं है। क्या आपके दौर में ये स्थितियां किस रूप में थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। जी बल्कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के समय से तय हुआ था कि वो फ्लोर क्रॉस नहीं करेंगे, जी हमने अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, जी तो पालन भी करते थे उसका। जी विपक्ष में रह कर के भी हम भाषण करते थे, मुद्दे उठाते थे जी और सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। जी। आज वो क्षमता भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। ये क्षमता में कमी और इच्छाओं में कमी की वजह कोई आपको दिखाई देती है? ऐसा क्यों हुआ ये? विपक्ष एक नहीं है, विपक्ष में ही ओढ़ाओढ़ है, यानी विपक्ष में एकजुटता की कमी की वजह से दिखाई देती है। ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। दूसरी एक और बात भी कई बार उठती है कि जब आप थे तो आप, मुझे याद है कि एक बार आपने कहा था कि मुख्यमंत्री पूरे राज्य का मुख्यमंत्री होता है और इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि विपक्ष की बात को भी बहुत गंभीरता से सुने और उस पर विचार करे। तो ये बहुत ही एक अच्छा विचार आपके समय में आया था और शायद एक राजनीति में एक आदर्श वक्तव्य मैं कहूँगा कि ये था। लेकिन आज के दौर में शायद विपक्ष की बात को ये मानकर छोड़ दिया जाता है कि विपक्ष है, इसका काम विरोध करना है, उसकी बात को शायद गंभीरता से नहीं लिया जाता। नहीं, बात गंभीर हो तो गंभीरता से लेना, जी जी। बात में ही गंभीरता नहीं हो तो कैसे नहीं। यानी विपक्ष में भी गंभीरता की कमी आई है, इसलिए शायद उसकी बात को आप ऐसा मानते हैं गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। गंभीरता से लेने लायक बात हो तो गंभीरता से ले। आज मध्य प्रदेश की राजनीति के आप पितृपुरुष हैं। जिस समय आप राजनीति में आए थे उस समय के पितृपुरुष कौन थे? ठाकरे जी। एक पितृपुरुष के साथ काम करना और एक पितृपुरुष के रूप में काम करना, इन दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? मैंने पितृपुरुष के रूप में काम नहीं किया, मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया जी। वही मैं बना रहना चाहता हूँ। आज राजनीति की जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, आपका इतना लंबा अनुभव है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपेक्षा उनसे आप करते हैं? वो मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अपने लिए अपेक्षा कम करो। तुम पार्टी को और देश को क्या दे सकते हो इसकी चिंता ज़्यादा करो, पार्टी और देश तुम्हारी चिंता कर लेगा। एक और सवाल कि आपका कोई ऐसा अनुभव पूरे राजनीतिक जीवन में जो आपको लगता है कि श्रोताओं को जानना चाहिए और आप बताना चाहेंगे, और कोई ऐसा अनुभव आपका हो? मैं और कोई पितृपुरुष नहीं हूँ जी। कोई ऐसा वाकया कभी जीवन में हुआ हो राजनीति में जिसमें, बहुत वाकई हुआ है। तो उसमें से कोई एक दो वाकया जो आपको लगता है कि श्रोताओं को जानना चाहिए? नहीं, वाकई बहुत हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो है। आप अपने जीवन में एक अच्छे तैराक रहे, आपको, मैंने एक दो जगह पढ़ा कि आपको गाड़ी चलाने का बड़ा शौक़ था और आपके व्यक्तिगत शौक़ भी आप अपने बड़ी शिद्दत के साथ आप उनको
पूरे करते थे। पर कभी ऐसा लगा कि राजनीति में जब आप आए तो आपके जो व्यक्तिगत शौक थे, चाहे वो तैराकी हो, चाहे वो गाड़ी चलाने का, ड्राइविंग का आपको शौक था, और भी आपके कुछ जो शौक थे जिनको आप पूरा करने का समय नहीं मिल पाता, या कभी ऐसा मन में लगता हो कि आप व्यक्तिगत इच्छाएं आपकी जो है? देखिए, राजनीति में काम करते समय व्यक्तिगत इच्छाओं को मारना पड़ता है। जी। तो आपने भी प्रयास किया कि उन इच्छाओं को जो है दबा के समाज को प्राथमिकता दी। सही माने में किया। जी जी। चलिए, आपने समय दिया। मैं रेडियो आज़ाद हिंद की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी के विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।